अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम जो है ना नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे या केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं। सबसे पहले देखो काइनेटिक्स का बेसिकली मतलब होता है मूवमेंट में, आपके मैकेनिज़्म्स में जो कोई भी एटम पार्टिकल मूव कर रहा है, काइनेटिक्स कर रहा है। ठीक है, क्या है ना, मूवमेंट से रिलेटेड होता है चाहे वो जो भी मूवमेंट है, सर्कुलर हैं, रैंडम हैं, वाइब्रेशनल्स हैं, जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उससे रिलेटेड होता है कि किसी भी चीज़ की कोई भी मूवमेंट काइनेटिक्स होती है। और केमिकल काइनेटिक मीन्स के केमिकल की मूवमेंट्स, केमिकल्स कैसे बन रहे हैं, किस मैकेनिज़्म से बन रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, किस तरीके से आपस में कंबाइन हुए हैं, ये सब चीज़ें इसकी काइनेटिक्स में आती हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ रेट्स। ठीक है, आपने किस चीज़ को स्टडी करना होता है, स्टडी ऑफ रेट्स, कि किस रेट से रिएक्शन जल्दी हो रहा है, स्लो हो रहा है, मैकेनिज़्म कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो कर रहा है, एंड फैक्टर, और कौन से फैक्टर उस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट, जो अफेक्ट करेंगे किसको, उस केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is known as chemical kinetics। के कौन से रेट को फॉलो किया गया है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उस रेट को अफेक्ट करते हैं। क्या मीन्स कि जब हम आगे जाके पढ़ते हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो रहा है, या कॉन्सेंट्रेशन घटाने से कम हो रहा है, या टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा हो रहा है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनको देखते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, और मैकेनिज़्म कौन सा फॉलो हो रहा है, और रेट कैसे, ये सब कुछ केमिकल काइनेटिक्स में आता है। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है टॉपिक है वो है रेट्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले वो आपको पढ़ाएंगे कि रेट्स क्या होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स है ही ये चीज़, इसमें हम रेट्स को, फिर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और कौन से फैक्टर उस केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, कहते हैं रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, आपने किसी भी रिएक्शन का रेट लेना है तो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है वो बेसिकली क्या होता है, इज़ द चेंज, क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज किसमें, कॉन्सेंट्रेशन में, क्या चेंज आ रहा है इन कॉन्सेंट्रेशन में ऑफ रिएक्टेंट की भी, एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की भी, बट किसके साथ से, विद पैसेज ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये उसका रेट होता है कि ये देखो ना कि 10 मिनट गुजरने के बाद कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ है, वो उसका रेट होगा ना। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10 किलो अमोनिया है या 10 किलो जो है वो सल्फ़र पड़ी है और वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर मैं कहती हूँ कि वो सल्फ़र जो है वो 5 मिनटों में 30% SO2 में कन्वर्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसका रेट है। या मैं कहती हूँ कि 10 मिनटों में सारा कवर हो गया, तो हम कहेंगे वाह बहुत स्पीडली रिएक्शन हो रही है, उसका रेट हो गया कि कितने टाइम में कितना चेंज आया किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में, केमिकल रिएक्शन में, उसका रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम। इसीलिए हम इसको मैथमेटिकली लिखते भी ऐसे, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ओवर टाइम टेकन। जैसे अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट थे, पहले देखो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए जो है वो रिएक्टेंट है और बी बना रहा है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और जो है विद दी 10% था। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ले ली है। ठीक है, और यहाँ पर हमने टाइम ले ली। अब ये 0 सेकेंड, 10 सेकेंड या 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे करके। अब देखो जब 0 मिनट था,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब ए जो है वो चेंज हो रहा है बी में। तो अब ए की शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, जैसे जैसे वो कम होना शुरू हो गई, ठीक है। क्यों ये कम हो रही, तो अब क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की पहले यहाँ पे कम थी, फिर आस्ते 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 प्रोडक्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया। ये बीच में एक ऐसा टाइम भी आता है जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, पहले एक कंटेनर में रिएक्टेंट पड़े थे, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और अब उसमें प्रोडक्ट बनाने, तो पहले तो थोड़े से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया, फिर टाइम गुजरने के साथ प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि क्या कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो पहले 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, ये उनकी रेट्स हैं, ठीक है। ये किसी भी रिएक्शन का रेट होता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसके जो है पार्टिकल्स, उसके जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज द डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम के एक पर यूनिट टाइम, कुछ टाइम के गुजरने के बाद कितना डिक्रीज़ इन द रिएक्टेंट आ रहा है, कितना इंक्रीज़ इन द प्रोडक्ट आ रहा है, ये उसका रेट ऑफ द रिएक्शन है। देख लेते हैं और क्या है जो जैसे हमने मिस की है, द चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वही बात है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। तो आप ये देखो, अब इतने टाइम पे जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देयर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी कह सकते हैं, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। दूसरी बात आती है जी यूनिट की। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट किसी भी, जब हम सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लेते होते तो वो होता है मोल डीएम क्यूब, ठीक है। क्या होता है, मोल डीएम क्यूब। और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, सेकंड ऊपर ले जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोल डीएम क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। हम इसका, क्योंकि हमारे पास होता है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो टाइम का सही यूनिट एस है सेकेंड, और इसका मोल डीएम क्यूब है, तो दोनों को मिला के हो जाता है मोल डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये होता है जी रेट ऑफ द, ये होता है जी रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट, ठीक है। यूनिट भी हमें पता चल गया। तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल डीएम क्यूब पर सेकेंड। फिर जैसे कहते हैं चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जैसे इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि ए बी में चेंज हो रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व फॉर बोथ starting material and product is steeper at the beginning and at the later stage. This indicate the rapid decrease or increase, कैसे rapidly decrease और increase हो रहे हैं in concentration में। as the reaction progresses, slope become less steep और less steep, जैसे पहले बहुत steep थी लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है उस स्टीपनेस उसकी ख़त्म हो रही है, ठीक है। इवेंटली द ग्राफ बिकम हॉरिजेंटल, और एक ऐसा टाइम आएगा कि अब जाते जाते ये इस तरह और ये इस तरह मतलब हॉरिजेंटल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट होगा, कि एक टाइम आएगा ना जाते जाते ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, अब दोनों की स्पीड सेम, तो उसको कांस्टेंट कह रहे होते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंटिन्यूसली डिक्रीजेज व्हाइल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जैसे जैसे क्या होगा वो ख़त्म कम होता जाएगा, ठीक है। अब और क्या है जिसमें कहा, अच्छा अब वो ये बात करता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, चूँकि हमें तो नहीं पता, हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर रहे होते हैं हम स्मॉल से स्मॉल इंटरवल भी लेते हैं, स्मॉल से स्मॉल चेंज, जैसे डेल हम लगाते हैं ना चेंज के लिए, ठीक है। तो जब बहुत छोटा चेंज देखना हो, बहुत और भी छोटे छोटे दरों में डिवाइड किया हुआ हो, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए डी लगाते होते हैं, ठीक है। और डी के साथ एक्स है, एक्स का मतलब ये है कि कितने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, डी एक्स ओवर डी
टी, मतलब ये डी इसलिए लगा रहे हैं स्मॉल इंटरवल के लिए, एक्स में कितना कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, कितना टाइम में चेंज आ रहा है स्मॉल स्मॉल इंटरवल के बाद। इफ डी एक्स इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ डी टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस। वो कहता है कि अगर डी वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है जो आप जिसके बाद आप रेट ऑफ रिएक्शन जिस पे चेक करने जा रहे हो कितने टाइम के बाद, तो डी टी जो होगा उसका इंटरवल होगा। और इस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसलिए हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है डी एक्स ओवर डी टी। फिर वो कहता है कि फॉर एग्जांपल ए चेंज हो रहा है बी में, ए इज चेंजिंग इनटू बी, तो डी एक्स ओवर डी टी कैसे हो जाएगा, डी ए इंटू डी टी। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल और प्रोडक्ट को हम चेक करने के लिए डी एक्स ओवर डी टी इसका कैसे हो जाएगा, डी इंटू बी ओवर डी टी हो जाएगा। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चूंकि डिक्रीज आ रहा है तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चूंकि बढ़ रही है तो इसके साथ हम प्रोडक्ट लगाएंगे। देखो द रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अ रिएक्टेंट ए एंड द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट बी, कि कौन सा डिसअपीयर हो रहा है कौन अपीयर हो रहा है। प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है पॉजिटिवली उसके साथ लगाया है, वो डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ माइनस लगाया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते होते हैं, जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम कहते हैं डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स मीन्स स्मॉल इंटरवल जिसके बाद आप कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेक करने लगे हो कि कितने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप ये देखने लगे। जैसे यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी दी गई है, कहते हैं डिटरमाइन द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी चेंज हो रहा है सी में, इसका रेट को डिटरमाइन करो। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनी टू इंटरवल कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब कितना चेंज आ रहा है वो तो आप एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखोगे। फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सपेरिमेंट डेटा यू नीड टू मेजर द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप देखना चाहते हो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा देखना चाहते हो और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो आपने हर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल के आपको कहते हैं कि 10 मिनट के बाद देखो, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप चेक करोगे कि पहले 0.0 टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन और फिर 10 मिनट बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास इसको। अच्छा, अब जैसे कहते हो कैलकुलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसको फाइंड करने के लिए आप उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हो। यू नीड टू फॉलो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बिटवीन स्पेशल टाइम इंटरवल की सी की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है स्पेसिफिक इंटरवल के पास। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 0.0 सेकेंड से 20 सेकेंड के दरमियान कितना चेंज आया, तो 0.0 में से 20 मतलब प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है ना, तो फाइनल 20 था, 20 माइनस इनिशियल कर दो तो 20 मीन्स कि 20 मिनट्स के बाद कितना आया। 20 मिनट्स के बाद ये अब टाइम हमें पता चल गया कि हमारा डी टी 20 होगा कि कितने फाइनल से इनिशियल किया हमने। अब यहाँ पे जैसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन की फाइनल इनिशियल ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट पहले कितना था और अब कितना है, तो 3.8 में से 0.0 माइनस करें तो आपके पास इतना आ जाएगा। अब देखो डी एक्स ओवर डी टी करो, डी एक्स हमारे पास है 0.38 और डी टी है हमारे पास 20, तो आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है रेट लॉ। रेट लॉ पता होने से पहले आपको पता है कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना चेंज आ रहा है किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में, वो होता है हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट ऑफ द रिएक्शन इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट एट गिवन टाइम। ये गिवन टाइम में कितना चेंज आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन द रिएक्टेंट रेट शो दैट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ईच राइज टू द पावर। वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये बताती है कि जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी यूज़ हुई है, यानी कि ए कितना यूज़ हुआ है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो क्या है, इसको इस तरह एज अ कोफिशिएंट पे लिखा दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन को। ए वो प्रोडक्ट है और एक्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एक्स जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये है रेट लॉ। रेट लॉ ये कहता है
ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको रेट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। कहता है द एक्सपोनेंट एक्स, उसकी एक्सपोनेंट बनाया दिया जाए तो एक्सपोनेंट एक्स इज द रेट ऑफ द रिएक्शन और द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम ये कहते रहते हैं कि जो एक्स लग जाता है वो उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता होता है। और पार्टिकुलरली जब आपने चीज़ें 1 मोल में ली हुई होती हैं, 1 मोलर सोल्यूशन वगैरह लिए हुए होते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। द रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब 1 मोलर में और हर एक की वैल्यू यूनिटी में आएगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अब ये जो हमें बात पता चली, जो भी हमने बोली कि ये देखो कि अगर ए चेंज होता है बी में, ठीक है, ए इसमें चेंज हो रहा है बी में या प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ द रिएक्शन के रिएक्शन का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इज़, हम ये कहते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम किस तरह लिखते होते हैं, फिर हम ये लिखते होते हैं के इज इक्वल टू ए इनटू एक्स। बेसिकली जो ये रेट ला है इसको एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन भी, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होता है, ठीक है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो तो उसकी अपनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो तो उसकी अपनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, अगर तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एक सिंगल एरो इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया है। तो जो भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स एक्टिव मासेस। हम कहते होते हैं कि उसका एक्टिव मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता होता है रिएक्शन का रेट। और जो उसकी एक्सप्रेशंस होती है, ये जो उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता होता है, वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता होता है, ठीक है। जो भी एक्सपोनेंट डाले जाते हैं वो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाते होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब हमारे पास यहाँ पर NO2 प्लस O2 यूज़ हो रहे हैं, इन दोनों की तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 प्लस H2 यूज़ हो रहा हो, तो यहाँ पर 3 प्लस 1, अब NH3 का ये 3 है, ये कोफिशिएंट बन जाएगा, मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अब 3 हो जाएगा, ठीक है। कि बेसिकली कितने रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, कितनी उनकी कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हो रही होती है, इस पर डिपेंड करता है। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस और रेट इक्वेशन को देखें, वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे बी डिफाइन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, सबसे मेन टॉपिक अब जो है, जैसे आपने रेट लॉ की डिफिनेशन और थोड़ी सी एक्सप्रेशंस करनी है बस। उसके बाद हमारे पास आता है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और फिर साथ ही दूसरी चीज़ भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, रेट इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है, वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि नंबर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, 3 है, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स के पार्टिसिपेट, जो हिस्सा ले रहे हैं, ये जो एक्टिव हैं वहाँ पे रिएक्शन करने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ए प्लस बी ने चेंज होना है सी प्लस डी में। अब मैं कहती हूँ पहले ए चेंज हुआ ए में, फिर बी चेंज हुआ बी में, फिर जो है वो बी जो है वो चेंज हुआ सी में। जब तो ये बहुत सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, तो इन स्टेप्स में से जो सबसे स्लो स्टेप होता है, मैं कहती हूँ कि बी सॉलिड था, बी लिक्विड होने में बहुत देर लगाई है, ये सबसे स्लो स्टेप था। तो जब जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जितने स्टेप का रिएक्शन होता है उसके हम सब स्टेप्स को नहीं लेते होते, हम वो स्टेप लेते होते हैं जिसमें रिएक्शन स्लो है, वो वाला रिएक्शन उठाते हैं, वो वाली इक्वेशन उठाते हैं और उसको मद्देनज़र रख के हम रेट ऑफ द रिएक्शन बताते हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताते होते हैं। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, ठीक है। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन बिटवीन
A moles ऑफ A एंड B moles ऑफ B। फॉर एग्जांपल कहते हैं A moles A की यूज़ हो रहे हैं और B मोल B की यूज़ हो रहे हैं, ताकि C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D बता सकें। तो रेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो जो रेट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अगर तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप A है तो रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X हो जाएगा, और हम कह देंगे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X। अभी हमने बोला ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर तो B स्टेप स्लो है तो B की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा, तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर कि क्यों इस रिएक्शन को हम ऑर्डर्स, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अगर ए है तो ए की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है एक्स है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्स है, ठीक है। इस तरह अगर वाई है तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वाई है, ठीक है। द एक्सपोनेंट यहाँ पे, और अगर ये दोनों स्टेप एक ही स्टेप पे और यही रिएक्शन हो रही है, यही स्लो स्टेप पे, तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। जैसे वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में बी डिफाइन एज सम ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सम है ऑल एक्सपोनेंट टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन आर राइज्ड, कि जिसकी जैसे कि ए प्लस बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन X and Y may or may not be same as A and B respectively. The order of the reaction for particular species can be predicted by looking at the balanced chemical equation. हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चलता है। एक्सपेरिमेंटल शो K इज इक्वल टू NO2 प्लस O3, ठीक है, इनकी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं रेट इक्वेशन। ऐसी जो इक्वेशन होती है एक एक्सप्रेशन विच शो द रिएक्शन रेट एंड इज related to concentration of the reactant is called as the rate law और rate equation। इसको हम rate law या rate equation कहते हैं। अब जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होते हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। हमारे पास 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, फ्रैक्शंस भी में आ जाता है, 1/2 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 1/3, 2/3 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 भी है, 2 भी है, हमारे पास ये माइनस में भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये फ्रैक्शन में भी होते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है जी 0 ऑर्डर रिएक्शन। कि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसी एग्जांपल आपको पूछेगा, कैसे एग्जांपल देकर बताएगा ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आती है। तो देखो, हाइड्रोजन की ब्रेक डाउन, क्लोरीन की ब्रेक डाउन सनलाइट की प्रेजेंस में, ये 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये डिपेंड नहीं करता कि हाइड्रोजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी ताकि वो टूट के, हाइड्रोजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी जिस पे सनलाइट पड़ी और वो टूट के हाइड्रोजन एटम में चेंज हुई है, ये 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। या नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट सनलाइट के पड़ने से एंड नाइट्रोजन एटम में यूज़ हुई है, नेसेंट एटम बने हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी कॉन्सेंट्रेशन है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो ये आ जाता है जी 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें वन मोल यूज़ हो रहा हो, उनको हम कहते हैं कि जी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अ रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसमें या तो सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे ये देखो N2O5, सिर्फ N2O5 टूट रहा है ना, तो सिंगल रिएक्टेंट है। ऐसे ये उनकी रिएक्टेंट भी सिंगल होते हैं और उनकी कोफिशिएंट फिर 1 आ रहा होता है, ठीक है। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो जो होगा उसका वो 1 होगा। जैसे देखो फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर तो क्या कहते हैं, द रिएक्शन द
A reaction whose rate of reaction is directly proportional to first power concentration of a single reactant। ये concentration कितनी है, तो ये हो जाएगा rate is directly proportional to A into 1। A की 1 है तो वो 1 हो गई है, 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे NH4NO2, यहाँ पे भी ये 1 है तो इसका K क्या आएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन। इसका हो जाएगा जी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू NH4 और NO2। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ऊपर मेंशन नहीं किया हुई, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब आता है जी सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये देखो NO2 के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एन 2NO2 था तो K इज इक्वल टू NO2 इंटू 2। वहाँ पे हम क्यों नहीं लिख रहे थे, वहाँ पे सिंगल 1 था तो 1, यहाँ पे इसके साथ ये 2 लगा हुआ है तो ये यहाँ पर इसका ये 2 बन गया NO प्लस O3। अब ये 2 की 2 चांसेस होते हैं, या तो एक ही मालिक्यूल की 2, एक ही मालिक्यूल के 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं तो वो 2, या फिर 2 यूज़ हो रहे हैं। अब ये दोनों प्लस करके भी तो 2 हो जाएंगे ना, देखो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो ये भी क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। यानी इसके 2 तरह के हो सकते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, ए खुद 2 बार यूज़ हो रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अब इसकी भी तो ये 2 हो गई, तो यहाँ पर भी ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन प्लस होकर 2 हो जाएंगे, तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रेट इक्वेशन इज 3 मतलब 3 हो रहे हैं, या तो एक ही 3 मोल यूज़ हो रहे हों, जैसे एग्जांपल ने दी, या तो एक ही 3 मोल यूज़ हो रहे हों, या एक के 2 यूज़ हो रहे हैं और एक का एक, जिसके यहाँ पे इसके 2 यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर इसका एक यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा NO2 और ये +1 तो ये 3। यहाँ पे भी देखो इसके कितने यूज़ हो रहे हैं, एक, इसके कितने यूज़ हो रहे हैं, 2। देखो दुगना हुआ पड़ा है ना यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और और दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, कि इस इक्वेशन में यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसका क्या रेट था, रेट इज इक्वल टू के FeCl3 इंटू KL इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। फिर आता है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऐसे जिनकी रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शन में आ जाता है। यहाँ पे देखो H2 Br2 changes into 2HBr। अब H2 तो ये 2H, Br के 2 थे लेकिन एक यूज़ हुआ, यानी 1/2, एक यूज़ हुआ ना, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह के किस में आएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे। इस तरह अब इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1.5 आ रहा है। फिर आते हैं सूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ये और एक ये, जैसे एक ये यूज़ हो रहा है और दूसरा वाटर यूज़ हो रहा है, तो एक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो, ठीक है, तो उसमें इस जो एक्सेस वाला है इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते होते। अब इसमें फिर जिसकी स्लो कंसंट्रेशन होती है हम सिर्फ उसको देख रहे होते हैं। तो थे दो रिएक्टेंट लेकिन हम फॉलो सिर्फ एक को कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, लेकिन पूरा फर्स्ट ऑर्डर भी ना हुआ क्योंकि यूज़ तो 2 हुए थे, बाइनरी मालिक्यूल है। अब बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉर विच द सॉल्वेंट इज इन एक्सेस एंड द concentration remain constant and does not take part in redetermining step। एक की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो redetermining step में हिस्सा ही नहीं लेता, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम एक को लेके चल रहे होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, इसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, तो वो भी एक सूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अच्छा, सूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी हो गया। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑर्डर, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, कि हम इनको कैसे डिटरमाइन करते हैं। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिएक्टेंट रेट कैन नॉट बी डिराइव फ्राम अ केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इस पर्पज़ के लिए द मेथड ऑफ इनिशियल रेट इज सिंपलर वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर, के इनिशियल पे कैसा था, फाइनल पे कैसा है। इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन इन विच द concentration ऑफ वन रिएक्टेंट इज चेंज while कीपिंग द
anything else constant, and the concentration of one reactant is symmetrically verified at the initial stage। वो इसे ये बता रहा है कि डिटरमाइन करने के लिए आप इक्वेशन को देखें तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है। तो कहते हैं कि डिटरमाइन करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देख रहे होते हैं कि कौन किस पे चेंज हो रहा है, और हम ज़्यादातर दो रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, तो एक को कॉन्स्टेंट रख के पहले एक को देख लेते हैं, फिर दूसरे को देख रहे होते हैं, उस समय फिर पता चलता है कि कौन सा स्टेप स्लो था, फिर उसको लेके हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड करते होते हैं। आगे जो है वो इक्वेशंस आएंगी कि रेट ऑफ द इक्वेशन क्या है, ये जी अब आपके पास लिखा हुआ है, बताओ इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे अगले लेक्चर। फिर आ गया फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन।